You must had heard about basic structure doctrine, but do you know कि वो basic structure doctrine evolve कैसे हुई है? So in this video we are going to discuss about the same. So hello guys, my name is Avinash, the UPSC Digital Mentor. I welcome you all to a series of M. Lakshmikant in which we discuss every chapter of M. Lakshmikant in great depth. So now in this video, let's get started off with chapter 12, that is basic structure doctrine. So we will be understanding it from the very basic point of the cases and how it had evolved. So let's get started off and discuss about it. So guys, this is chapter 12 and this is about basic structure doctrine. अभी तक की हमारी वीडियोस में हमने बार बार बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की बात की है. अब हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि ये इवॉल्व होना शुरू कहाँ से होता है. पहले मैं आपको एक रफ आइडिया देती हूँ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या है. इसके अकॉर्डिंगली सुप्रीम कोर्ट जो भी लेजिस्लेटिव हमारे जो भी लॉज बनाते हैं उसे अपहोल्ड करता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं, और वो वैलिड कैसे होगा. सबसे पहली बात ये पॉइंट क्लियर है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अकॉर्डिंगली सुप्रीम कोर्ट जज करता है जुडिशियल रिव्यू के अंदर कि क्या जो लॉ मेकअप किया गया है बाय द लेजिस्लेटिव वो वैलिड है या नहीं. अब वो वैलिड है या नहीं वो कैसे कर रहा है जज, ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक वैल्यूज है और जो लेजिस्लेटिव ने लॉ मेकअप किया है वो एक दूसरे की कॉन्ट्रावेंशन पे तो नहीं है. अगर इन केस वो है सो दैट मीन्स कि वो पर्टिकुलर जो लॉ मेकअप किया गया है बाय लेजिस्लेटिव वो वैलिड नहीं है, वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा. सबसे पहली बात. अब दूसरी बात ये है कि इवॉल्व कैसे हुआ, तो उसके लिए आपको पहले ये समझने की ज़रूरत है कि हमारी जो पॉलिटी है उसमें क्या है. मैंने बहुत बार समझाया होगा कि जो एग्जीक्यूटिव है उसे अकाउंटेबल रखता है लेजिस्लेटिव. अगर सपोज गवर्नमेंट कुछ भी गलत कर रही है, सपोज करो गवर्नमेंट कोई ऐसा लॉ लेके आती है कुछ भी गलत करती है, तो उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो सकता है इन द पार्लियामेंट. सो दैट मीन्स जो पार्लियामेंट है वो अकाउंटेबल रख रही है एग्जीक्यूटिव्स को. तो इसीलिए मैंने बोला लेजिस्लेटिव अकाउंटेबल रखते हैं एग्जीक्यूटिव्स को, क्योंकि हमारा जो पूरा हम कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अकाउंटेबिलिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. तो अब दूसरी चीज आ जाती है कि जो लेजिस्लेटिव है उसे अकाउंटेबल रखती है हमारी जुडिशरी, कि जो लेजिस्लेटिव काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अथॉरिटेरियन बन के काम ना करें और वो ऐसे रूल्स मेकअप ना कर दें जो सोसाइटी की बेटरमेंट की जगह उनके अगेंस्ट में हो. तो ये है पूरे का पूरा सिनेरियो जिसके अंदर हम लोग देख रहे हैं कि जुडिशरी अकाउंटेबल रख रही है लेजिस्लेटिव को, और वो अकाउंटेबल कैसे रखेगी बाय द वे ऑफ जुडिशियल रिव्यू, कि जो आप लॉ मेकअप करोगे हम उसे जुडिशियली रिव्यू करेंगे कि क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के अकॉर्डिंगली है या नहीं. अगर वैलिड है, अगर वो अलाइंड है विद रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज तो उसे अपहेल्ड कर दिया जाएगा. अगर इन केस वो कॉन्ट्रावेंशन में है विद रिस्पेक्ट टू आवर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसे ही कहीं ना कहीं थ्रेट कर रहे हैं, तो उस केस में अनकॉन्स्टिट्यूशनल वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा. तो ये पूरे का पूरा सिनेरियो है जिसमें हम लोग बोल सकते हैं कि जो जुडिशरी है वो जुडिशियल रिव्यू यूज कर रही है एंड साथ में वो ये भी देखती है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो कहीं वायलेट ना हो रहा हो. सबसे पहले ये चीज क्लियर होना जरूरी है. अब हम देखते हैं ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है ये इवॉल्व कैसे होती है. तो ये स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम 1951, क्योंकि 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट होके इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, बट 1951 में विद इन 1 ईयर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ जाती है. तो क्यों पड़ती है, क्योंकि देखो जब चीज़ें कितनी भी आप परफेक्ट चीज़ें बना लो, यही हम सबके साथ है, हम कितना भी परफेक्शन में चले जाएं बट एट द डे एंड क्या चीज़ वर्क कर रही है क्या नहीं कर रही है वो तभी पता चलेगा जब हम उसे इम्प्लीमेंटेशन जोन में लेके आएंगे. तो जब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंटेशन जोन में लेके आए तब उसमें एकदम से समझ में आया कि यहाँ पे कुछ कुछ गलतियां हैं या कुछ कुछ इम्प्रोविजन्स की ज़रूरत है. इसलिए एड अप होता है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको कुछ पर्टिकुलर अमेंडमेंट एक्ट्स जो है जो बार बार रिपीट होते हैं वो आपको ज़रूर पता होने चाहिए, जैसे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट, 42nd, 44th, 86, ऐसे कुछ कुछ आपको अमेंडमेंट एक्ट्स मिलेंगे जो बाय डिफॉल्ट रिपीट हो रहे हैं. तो आपको उनके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी जजमेंट्स होती है जो लैंडमार्क जजमेंट्स होती हैं, जैसे कि आप लोग बार बार केशवानंद भारती केस, मिनर्वा केस, ये सब देखेंगे. तो ऐसे 3-4 केसेस हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए. एटलीस्ट जो चीज़ें रेपिटेटिव है उनके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन होना हमें ज़रूरी हो जाता है. जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आता है उसके खिलाफ ही सबसे पहले लोग पहुंच जाते हैं जुडिशरी के पास
और उसको हम कहते हैं शंकरी प्रसाद केस। तो ये शंकरी प्रसाद केस था, इसमें फर्स्टली जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उससे ही चैलेंज किया जाता है। और जो सुप्रीम कोर्ट था उन्होंने, अब देखो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स होती है वो भी अपने आप में एक बहुत ज़्यादा पावर रखती हैं, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसके अकॉर्डिंगली उनको भी एक रेफरेंस रखा जा सकता है। जैसे कोई भी, जब जुडिशरी कोई भी वर्डिक्ट दे रही है तो उसमें कुछ वो रेफरेंसेस रखती है कि अकॉर्डिंग टू अ कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल दिस 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 हम लोग ये ऐसा बोल रहे हैं। तो वैसे ही जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स है वो भी एज अ रिकॉर्ड यूज होती है, एज अ रेफरेंस यूज होती है, जिसके बेसिस पे आप जजमेंट्स डिलीवर कर सकते हो एज अ जज। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है वो बाय डिफॉल्ट, अब देखो इंटरप्रिटेशन एज अ ह्यूमन चेंज होता चला जाता है। तो यही हम देखेंगे कि यहाँ पे भी 1951 में जो जुडिशरी था उसका जो पर्सपेक्टिव था वो डिफरेंट था, और लेटर ऑन धीरे धीरे करके केशवानंद भारती केस में टोटली वो चेंज हो जाता है। तो अब जो शंकरी प्रसाद केस है उसमें फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास के खिलाफ वो चैलेंज हो रहा है। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ था, उसमें कुछ चीज़ें इंक्लूड की गई थी, क्योंकि जब भी कोई अमेंडमेंट आता है उसमें एक चीज़ नहीं, उसमें मल्टीपल चीज़ें होती हैं। तो जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग बोल सकते हैं इंक्लूड की गई थी। जैसे उसमें जो हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसके ऊपर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस इंक्लूड की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में। और उसके बाद हम लोग ये कह सकते हैं कि जो 9th शेड्यूल था वो एड अप किया गया था। अब 9th शेड्यूल की अपनी एक अलग ही इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस क्या है, अंडर 9th शेड्यूल जो भी चीज़ें रखी जाएंगी या जो भी लॉज मेकअप किए गए हैं जो 9th शेड्यूल में के अंदर रख दिए, उसको जुडिशियल रिव्यू के अंदर नहीं लेके जा सकते, उसके ऊपर जुडिशरी जो है वो अपना वर्डिक्ट नहीं दे सकती, वो कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकते। इस पॉइंट ऑफ व्यू से 1951 में 9th शेड्यूल ऐड किया जाता है। वो एक तरह से जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी पावर को कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं, पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट करते हैं, क्योंकि उसमें ये बोला जा रहा है कि 9th शेड्यूल के अंदर जो भी चीजें मेंशन हम करेंगे, जैसे जो लैंड रिफॉर्म के जो ये लॉज मेकअप हुए थे तो वो क्या करते थे, 9th शेड्यूल में पुट अप कर दिए, तो वो जुडिशरी के पास आप जा ही नहीं सकते, क्योंकि जुडिशरी के पास पावर नहीं है वो 9th शेड्यूल के अंदर जो भी चीजें लिखी हैं या जो भी चीजें पुटअप की गई हैं उनको चैलेंज करने का, जो कि उनकी उसकी अब कोई वैलिडिटी नहीं है, वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। बट अभी हम 1951 की बात कर रहे हैं। तो 1951 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, जब जुडिशरी ने अपना काम करना शुरू किया, तो धीरे धीरे ही जुडिशरी ने भी अपना स्टांस बदला है। तो जब हम 1951 के केस की बात करते हैं, शंकरी प्रसाद केस की, तो उसमें हमने पहले देखा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, उसे चैलेंज किया गया था। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368 ऑल्सो इंक्लूड पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात आपको समझने की ये है, जो पहली बात तो ये कि जो जुडिशरी के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर आ रही है वो कहाँ से आ रही है। मैंने आपको बार बार बोला जुडिशियल रिव्यू, तो आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है वो ले कहाँ से रहा है। तो जुडिशियल रिव्यू की पावर आ रही है अंडर आर्टिकल 13। जब हम अपने फंडामेंटल राइट्स डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं तो वहीं पे आर्टिकल 12 आता है, जिसमें कि बेसिकली ये डिफाइन किया जाता है कि स्टेट क्या है। फिर आता है आर्टिकल 13 जो डिफाइन करता है लॉ क्या है। तो अंडर आर्टिकल 13 अगर आप अपना बेयर एक्ट ओपन करके देखेंगे तो आप वहां पे देखेंगे कि जो भी लॉ कॉन्ट्रावेंशन में आता है विद रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल राइट, उसको उतने लेवल पे हम लोग नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं। तो वहां से जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपनी जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है वो अटेन करता है कि अंडर आर्टिकल 13 हमारे पास पावर है कि हम लोग देख सकते हैं कि जो ये फंडामेंटल राइट्स है ये कहीं ना कहीं वायलेट तो नहीं हो रहे, और एज अ प्रोटेक्टर, एज अ इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उनके पास ये राइट चला जाता है जुडिशियल रिव्यू का। याद रखना, जुडिशियल रिव्यू की पावर उनके पास आ रही है अंडर आर्टिकल 13। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है, ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट इज प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड हैव लॉट ऑफ पावर विद इट, क्योंकि वो एट द एंड वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रिटेट कर रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन ही सब कुछ है हमारे पॉलिटी के लिए। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारी पावर आ जाती है। बट इनिशियल फेज में सुप्रीम कोर्ट ने क्या अपने आप को अपहेल्ड किया कि जो पार्लियामेंट है या जो लेजिस्लेटिव है उनके पास ज्यादा पावर है। किस वे में कि हम उन्हें अकाउंटेबल इस तरह से नहीं ठहरा सकते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट की पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की अंडर आर्टिकल 368, हमने पहले ही अमेंडमेंट देख लिया है। आई होप यू रिमेंबर, इफ यू डोंट देन जस्ट वॉच दोज वीडियो अगेन, आपको पता चल जाएगा। एंड यू कैन वॉच दैट फ्रॉम द आई बटन जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा होगा। तो वहां से प्लीज आप वो अमेंडमेंट वाली वीडियोस देखिए, उसमें भी हमने बहुत अच्छे से इन डेप्थ चीजें डिस्कस की है। एंड देन कम टू दिस वीडियो। एंड
ओवर देयर वी हैड डिस्कस कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर है वो अंडर आर्टिकल 368 उनको मिलती है, जिसमें वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इंक्लूड करते हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव की पावर है अंडर आर्टिकल 368 टू मेक द अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंदर ही उनके पास ये भी पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकते हैं। मतलब इनिशियल फेज में वो काफ़ी ज़्यादा एक तरह से हम बोल लेते हैं लीनियंट रहे कि फंडामेंटल राइट्स भी आप उसी तरीके से आराम से चेंज कर सकते हो लेजिस्लेटिव को, क्योंकि अभी शुरुआत थी। बट धीरे धीरे जब फिर अपनी जो पावर है उसका मिसयूज होना स्टार्ट हुआ, तब जुडिशरी ने अपना स्टांस बिल्कुल ऑपोजिट किया। तो यह फर्स्ट केस, यहाँ से वो टसल की शुरुआत होती है, क्योंकि शुरू से ही जब हमारे कोई भी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेगा, क्योंकि हमारा फंडामेंटल राइट का गारंटियर कौन है? सुप्रीम कोर्ट। तो जब हमारे फंडामेंटल राइट्स को क्योंकि आपको याद होगा जब हम लोग बोल रहे हैं लैंड रिफॉर्म्स वगैरह, तो जो लैंड था, प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, वो हमारा फंडामेंटल राइट था, अगर आपको याद हो आर्टिकल 31 के अंदर। बट लेटर ऑन उन्हें रिमूव किया गया है। बट तो यहाँ पे क्या हुआ, जब उनका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ, वो गए सुप्रीम कोर्ट के पास कि जो ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है गलत है। बट सुप्रीम कोर्ट का क्या वर्डिक्ट रहा? नहीं, जो लेजिस्लेटिव है, जो पार्लियामेंट है, उसके पास पावर है, वो अंडर आर्टिकल 368 जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, वैसे ही वो फंडामेंटल राइट्स को भी सिंपली अमेंड कर सकती है बाय द सेम वे। तो ये है शंकरी प्रसाद केस। फिर इस तरह से ही जो सिचुएशन है वो बढ़ती चली जाती है। अब देखो हमारे केस में, इंडिया के केस में, जो लैंड का केस में जमींदारी सिस्टम, रियोतवारी सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स एग्जिस्ट करते थे, जिसके केस में क्या हुआ था, एक डिफरेंट क्लास एमर्ज हुई थी। और उस क्लास में क्या था कि कुछ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल के पास ही सारे, हम लोग बोल सकते हैं, राइट्स थे। अगर हम लैंड की बात करें, मतलब उनके पास काफी लैंड अकोमोडेटेड था। बट हमारी गवर्नमेंट क्या थी? वेलफेयर गवर्नमेंट है, तो इसलिए वो चाहती थी कि वो किसी तरह से वो डिस्ट्रीब्यूट हो। बट हमेशा याद रखना, ये हमें एज अ ह्यूमन बीइंग भी समझना चाहिए कि अगर कोई बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी है, तो आप सीधा उन पे अटैक नहीं कर सकते हो। यू हैव टू मूव स्लोली टूवर्ड दैट। तो वही हमारी गवर्नमेंट ने भी किया कि धीरे धीरे लैंड रिफॉर्म्स लेके आते चले गए, जिससे कि जो पूरा लैंड है उसे हम सही तरीके में ऑर्गेनाइज कर सके और कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ से वो लैंड लेके सभी लोगों में वो डिस्ट्रीब्यूट हो सके। तो ऐसे ही जैसे हमने शंकरी प्रसाद केस में देखा, तो ऐसे डिफरेंट केसेस आते चले गए, जिसमें जब लैंड रिफॉर्म्स के एक्ट इंट्रोड्यूस किए जाते थे तो वहाँ पे लोग सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाते थे। और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जगह पे ये भी बोला, 1951 केस में तो उन्होंने बोल दिया कि हाँ फंडामेंटल राइट को वो अमेंड कर सकते हैं, ये सब कुछ हो गया। बट सज्जन सिंह केस से पहले भी कुछ केसेस ऐसे हुए, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने हम ये अपहेल्ड किया कि ये जो लैंड रिफॉर्म्स इंक्लूड किए जा रहे हैं, वो जो आर्टिकल 14 है और आर्टिकल 31 है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, उनके अगेंस्ट में चले जाते हैं। तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है, वो 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आती है और सज्जन सिंह केस में उसी अमेंडमेंट को चैलेंज किया जाता है। उसमें क्या कहा जाता है, बेसिकली 31 आर्टिकल 31A के अकॉर्डिंगली इस स्टेट की जो डेफिनेशन है उसमें इंक्लूड कर दिया जाता है रियोतवारी सिस्टम के अकॉर्डिंगली जो भी लैंड अकोमोडेटेड था। और उसमें ये बोला जाता है जो भी स्टेट के लिए हम लोग प्रोविजंस लेके आएंगे वो किसी भी कोर्ट में आप जाके चैलेंज नहीं कर सकते हो। अब इसमें समझो, आराम से समझिए हो क्या रहा है। रियोतवारी सिस्टम आपको पता होगा, आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स एग्जिस्ट करते थे इंडिया के केस में, जो ब्रिटिशर्स ने इंक्लूड किए थे या इंट्रोड्यूस किए थे। तो उसमें जो रियोतवारी सिस्टम था, तो उसको रोकने के लिए अब इसमें 31 जो 17th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है उसमें क्या बोला जाता है कि जो भी ये रियोतवारी सिस्टम के अकॉर्डिंगली जो लैंड है वो आ जाता है स्टेट के अंदर, ESTAT, ठीक है। और इसलिए जो गवर्नमेंट है वो उसे रेगुलराइज कर सकती है और गवर्नमेंट उसे अटेन कर सकती है फ्रॉम पीपल, बट डेफिनेटली जो मार्केट प्राइस है उसी प्राइस पे उनसे लिया जाएगा। और फिर तीसरी चीज़ यहाँ पे क्या हो जाती है कि आर्टिकल 31A के अंडर ये एग्जम्पशन दी जाती है कि अगर इन केस स्टेट के लिए कोई लॉ मेकअप किया जाता है बाय द पार्लियामेंट, तो वो वॉइड नहीं डिक्लेयर किया जाएगा बाय द जुडिशरी कि वो वायलेटिव है आर्टिकल 14, 31 वगैरह के, राइट। तो ये स्टांस था। तो ये था 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो स्ट्रेट अवे बोल रहा था कि भाई अगर हम लैंड रिफॉर्म करना चाहते हैं तो प्लीज हमें रोको मत जुडिशरी। और सज्जन सिंह केस फिर जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास 1964 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट रीअफर्म करता है अपना अर्लियर स्टांस कि भाई जो
हम लोग तभी तक वो कर सकते थे, हम तब तक ही जो ये गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर रही थी, ये जो चेंजेस इंट्रोड्यूस कर रही थी, हम तभी तक उन सबको टक डाउन कर सकते थे जब तक कि उन्होंने कोई अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन ऐड नहीं किया था। बट अब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में 31A ऐड कर दिया है। उसमें उन्होंने पर्टिकुलरली बोला है कि अगर कोई स्टेट के लिए वो कुछ कर रहे हैं और वो किसी फंडामेंटल राइट के कॉन्ट्रावेंशन में आता है तो उसे वॉइड नहीं डिक्लेयर किया जा सकता। सो दैट मीन कॉन्स्टिट्यूशन ये बोल रहा है। तो इसलिए अब हम जो भी वो लॉ मेकअप कर रहे हैं फॉर ए स्टेट, अगर वो कॉन्ट्रावेंशन में है विद रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल राइट, हम उससे नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उन्होंने ऐसा सोचा, जो सुप्रीम कोर्ट का अर्लिएस्ट स्टांस था वो ये था कि जो लेजिस्लेटिव है उनके पास जो पावर है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368, इन द सेम वे उनके पास पावर है कि वो फंडामेंटल राइट को भी कर सकते हैं। सो दैट मीन्स दे वर थिंकिंग ऑफ और दे वर गिविंग द लेजिस्लेटिव द पावर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन एज अ एब्सोल्यूट पावर, कि वो पूरी तरीके से उसे किसी भी एंगल से चेंज कर सकते हैं। सो ये है सज्जन सिंह केस। पहले हमने शंकरी प्रसाद केस देखा, जिसमें हमने क्या देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया कि हाँ भाई लेजिस्लेटिव जो है उनके पास पावर है, वो अगर चाहे कॉन्स्टिट्यूशन को भी अमेंड कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स को भी कर सकते हैं। जो शंकरी प्रसाद केस था वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अगेंस्ट था, और जो सज्जन सिंह केस है वो 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट है। और यहाँ पे फिर से जुडिशरी अपना सेम स्टांस रखती है कि हाँ भाई अगर वो चाहें तो वो चेंज कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स को भी इन द सेम वे जैसे वो जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है बाकी सारा उसको अमेंड कर रहे हैं अंडर आर्टिकल 368। तो ये दो केसेस हैं जहां पे हमें जुडिशरी का ये वाला स्टांस दिखता है। फिर आता है गोलकनाथ केस। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, काफी बार आपको दिखेगा, 1967 का। अब यहाँ पे चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, और चेंज क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट रिवर्स्ड अर्लियर स्टैंड एंड सुप्रीम कोर्ट रूल्ड द फंडामेंटल राइट्स आर गिवन ट्रांसेंडेंटल एंड इम्यूटेबल पोजीशन एंड हेंस पार्लियामेंट कैन नॉट अब्रिज और टेक अवे एनी ऑफ दीज राइट्स। पार्लियामेंट, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जब गोलकनाथ केस होता है तो अगेन वही लैंड के लिए ही सब कुछ हो रहा है, क्योंकि लैंड ऑर्गेनाइज करने की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। तो जब गोलकनाथ केस जाता है तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट, जो उनका पहला स्टांस था, उन्होंने पहले क्या बोला था कि जो लेजिस्लेटिव की पावर है वो एब्सोल्यूट पावर है, एक तरह से ये बोला, राइट, कि जैसे वो बाकी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकते हैं वैसे वो फंडामेंटल राइट भी अमेंड कर सकते हैं। बट यहाँ पे वो अपना स्टैंड जो है वो चेंज कर लेते हैं। वो यहाँ पे बोलते हैं कि जो फंडामेंटल राइट है दे आर डिफरेंट, तो उनकी जो पोजीशन है वो बहुत स्पेशल है, इसलिए पार्लियामेंट किसी भी तरीके से ऐसी कोई अमेंडमेंट नहीं ला सकती जो किसी भी पर्सन के, जो किसी भी सिटीजन के जो फंडामेंटल राइट है उसे अब्रिज करे, उनको कहीं ना कहीं वायलेट करे। ये है सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे स्टैंड। तो अब देखो, जब भी सुप्रीम कोर्ट कुछ करेगा, आपने अभी रिसेंटली भी देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट करनी थी तो उसके लिए भी उन्होंने बोला कि टू हैव द ट्रांसपेरेंसी हम ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग 3 मेंबर कमेटी मतलब 3 मेंबर कमेटी होनी चाहिए, जिसमें कि पीएम भी हो एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, अप टू द टाइम जब तक पार्लियामेंट कोई लॉ मेकअप नहीं करती। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का पूरा सिनेरियो बनाया। बट फिर क्या होता है, जब जुडिशरी कुछ करेगी, पार्लियामेंट एकदम से खड़ी हो जाएगी कि नहीं नहीं ऐसा करते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं हमारी ट्रांसपेरेंसी लूज आउट होती है या हमारी अथॉरिटी लूज आउट ना हो। तो उन्होंने अब क्या रूल बनाया कि ठीक है हम लॉ बना देते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था, जब तक लॉ नहीं बनता सिर्फ तब तक ये वैलिड होगा। तो पार्लियामेंट क्या करती है, हम लॉ ही बना देते हैं। और लॉ क्या बनाते हैं कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसकी जब अपॉइंटमेंट करनी है तो उसके लिए जो 3 मेंबर कमेटी होगी उसमें सबसे पहले पीएम, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, पर थर्ड पे आके उन्होंने चेंज कर दिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया, कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी हो रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया, एक ही ऐसा है, अब फंडामेंटल राइट्स की अपनी पोजीशन है, आप उसको ऐसे चेंज नहीं कर सकते। तो पार्लियामेंट को लगा इस तरह से तो हमारी जो पावर है वो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, इसलिए वो लेके आते हैं फिर new amendments and parliament reacted by enacting 24th amendment act 1971। और वो एक्ट क्या बोलता है, दिस एक्ट अमेंडेड आर्टिकल 13 एंड आर्टिकल 368। अब क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, जुडिशियल रिव्यू की पावर जो है उन्हें आर्टिकल 13 से आती है। और दूसरी चीज क्या है कि आर्टिकल 13 डिफाइन करता है कि जब हम पूरे फंडामेंटल राइट्स में लॉ 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 बात करेंगे कि लॉ ये है, लॉ वो है, या लॉ ये नहीं होना चाहिए, तो वो लॉ है क्या, उसकी डेफिनेशन डिफाइन करता है। तो आर्टिकल 13 के अंदर ही जो लॉ की डेफिनेशन है उसे चेंज कर दिया और आर्टिकल 368 के अंदर चेंजेस किए, अमेंडमेंट लेके आए। It declared Parliament has the power to abridge or take away any of fundamental right under Article 368 and such act will not be law under meaning of Article 13।
कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आएगी पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368, वो लॉ के दायरे में ही नहीं आएगा जो फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंगली है। तो इसलिए अगर वो लॉ के दायरे में नहीं आएगा तो इसलिए जो हमारी जुडिशरी है, क्योंकि जुडिशरी बेसिकली क्या करती है, वो फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्टर है। और अभी वो क्या बोल रही है कि फंडामेंटल राइट जो है उनकी स्पेशल पोजीशन है, तो आप उसको एब्रिज नहीं कर सकते। तो इसलिए उन्होंने बोला ऐसा है, हम जो अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं वो तुम्हारे उसके अंदर ही नहीं आता, तुम्हारे जुरिस्डिक्शन में ही नहीं है, मतलब वो लॉ में ही नहीं इंक्लूड होगा अंडर आर्टिकल 13, तो वो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड नहीं है, इसलिए आप उसे चैलेंज नहीं कर सकते, उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकते। ये था पोजीशन। जब हम बात करें गोलकनाथ केस की, तो आप आई होप अब आप थोड़ा सा टसल समझ रहे होंगे कि किस तरह से धीरे धीरे वो टसल इम्प्रूव हुआ है, या किस तरह से जो जुडिशरी है उसने अपनी डिफरेंट स्टांस रखे हैं। तो सबसे पहले जो शंकरी प्रसाद केस था वो था अगेंस्ट फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और उस केस में क्या होता है कि जो जुडिशरी है वो कहती है कि भाई जो लेजिस्लेटिव की पावर है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368 इन द सेम वे दे कैन डू फॉर फंडामेंटल राइट। सज्जन सिंह केस में वो यही बोलते हैं, और सज्जन सिंह केस था अगेंस्ट 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। फिर आता है गोलकनाथ केस, तो इसमें क्या बोलती है सुप्रीम कोर्ट की जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी एक अपनी स्पेशल पोजीशन है, तो आप उसको इस तरह से ब्रिज नहीं कर सकते हो। पर पार्लियामेंट बोलती है हम एक काम करते हैं, हम एक न्यू अमेंडमेंट लेके आते हैं 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसके अकॉर्डिंगली हम ये करेंगे कि जो हम अमेंडमेंट कर ही रहे हैं ना वो आपके दायरे में ही नहीं है, वो आपकी जुरिस्डिक्शन में ही नहीं है, वो लॉ ही नहीं है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13 जो कि फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है। तो दैट मीन्स आप उसके केस में कोई भी अपनी वर्डिक्ट नहीं दोगे। तो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ गोलकनाथ केस। अब उसके बाद नेक्स्ट केस आता है केशवानंद भारती केस, जो कि अपने आप में सबसे स्पेशल केस आई कैन से वो है। अब ये जो केशवानंद भारती केस है इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टैंड रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना, बट वी विल नॉट बी डिस्कसिंग दैट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। द रीजन बीइंग आई डोंट वांट कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो, तो जो केसेस रहते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड इसी तरह से धीरे 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 आप पूरी चीज़ समझते चले जाओगे, और आपको केसेस के बारे में भी, आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स उनके बारे में कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती चली जाएगी। और एट द एंड ऑफ द चैप्टर यू विल बी इन बेटर पोजिशन टू अंडरस्टैंड बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या है और किस तरह से वो इवॉल्व हुई है। क्योंकि हम जब कोई मूवी भी देखते हैं ना, तो वो अगर वो स्टोरी में होती है तभी मज़ा आता है। अगर वो सीधा आपको बोल दिया जाए कि हाँ इस मूवी के एंड में ये हुआ, तो उसमें मज़ा नहीं आएगा। पहले ये होना चाहिए कि उससे पहले जो उसका सर्वाइविंग पीरियड है वो पता चलता है, तभी जब वो एंड में आके वो उस सर्वाइवल के बाद एक हीरो के फॉर्म में बाहर निकल के आते हैं, तब उसमें एक अलग ही किक मिलता है, राइट। So that's what we are also going to discuss. That's why मैं पूरे के पूरे cases यहाँ पे discuss कर रहे हैं. So for this video, this is it guys. And in next video, we will be discussing more about the remaining topics, the Keshwanand Bharti case and many other things, and the present stance of basic structure doctrine. So we will be covering all topics in the next video. But before we moving further, I request you guys, if you like the video, then hit the like button. And if you have any doubt, you can definitely put it up in the comment box below. But in case you had not subscribed to the channel yet, then I request you to do that right now, and also hit the bell icon so that all the notification of new videos gets delivered to you. And along with that guys, I do conduct a free masterclass. If you want to enroll for the same, you can just register for it by clicking on the link given in description below. And also guys, always remember to check the description so that all the important links you can have the access of them. And definitely I will love to see you all over there. So we'll meet you all in the next video. Till then, bye bye guys.